वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 4 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा, जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या मोड्स हो सकती हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल आता ही आता है, तो प्लीज मेरे साथ आप बने रहिए और एक एक करके हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा, इसको वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा चैनल जो है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक बार नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग एक बार इंट्रो की बात कर लेते हैं कि इसके बारे में हम लोग देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखाने का प्रयास करा है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, क्या मतलब होता है मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, तो क्या मतलब होता है इसके बारे में हम बात करें। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस रेफर्स टू न्यू मेथड्स, यहां पर हम नए मेथड्स की बात करते हैं ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस दैट यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रीच। कहने का मतलब क्या, यहां पर हम क्या करते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये बिजनेस होता है जहां पर एक नया मेथड्स की हम बात करते हैं, न्यू मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। यहां पर हम बिजनेस जो करते हैं नए मेथड्स के थ्रू हम बिजनेस करते हैं, और यहां पर किस प्लेटफॉर्म पे बेटा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी यहां पर क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि यहां पर जो हम बिजनेस कर रहे हैं बेटा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम बिजनेस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, चीजें फास्ट हो जाएगी, सर्विस हम इजिली हम दे पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पहले अगर कोई चीज अगर आपको ऑर्डर करना पड़ता था तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था किसी, मान लीजिए किसी शॉप पे। बट आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन के माध्यम से आप घर पे बैठे सारी चीजें आप बुक करके और विद इन सेकेंड, विद इन मिनट के अंदर आप अपने घर में, या 5 मिनट या 10 मिनट में तेजी, या हम कह सकते हैं कि जितने भी आपको फास्ट तरीके से चाहिए सर्विसेज, तो आपको इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसकी ये कमाल है, तो ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही कंट्रीब्यूशन है बेटा, जिसकी वजह से क्या हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है और टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट हो चुकी है, जिसके वजह से क्या हो गया, जल्दी से जल्दी कस्टमर तक हम सर्विस दे पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल वर्ड में ये समझो कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, एक नया मेथड्स होता है, एक न्यू मेथड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रीच। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एग्जांपल के रूप में अगर बात करें तो कंपनीज नाउ यूजेस सोशल मीडिया। आजकल कंपनीज क्या करती है, सोशल मीडिया की यूज करके, और क्या करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट द डायरेक्टली विद द कस्टमर। आजकल क्या हो गया है, कस्टमर को डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, रेडी टू बाई कस्टमर यहां पर मिल जाते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट टू गेट फीडबैक एंड प्रमोट एंड प्रोडक्ट ग्लोबली, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर डिजिटल एडवांसेस। यानी कहने का मतलब यह है, ये सारी अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया है, ये टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से, और यहाँ पर अगर हम बात करें पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि आपने कुछ ऑर्डर करा और विद इन 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपके पास सामान डिलीवरी हो जाती है। ऑनलाइन मोड में आप चीज़ें क्या करते हैं, आजकल अगर आपको कुछ परचेज भी करना होता है, सबसे फॉर एग्जांपल अगर एक आपको मोबाइल फ़ोन भी अगर परचेज करना है, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन सर्च करके देखते हैं कि क्या रेट है, कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद आप मार्केट में परचेज करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बिजनेस करने के लिए इजी कर दिया है, जहां पर कस्टमर अपने फीडबैक देते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या देते हैं, व्यूज़ देते हैं, जिससे क्या होता है, खरीदने वाले जो परचेस करने वाले अनदर कस्टमर्स है, उनको उससे आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि हाँ इसमें क्या व्यूज़ है, क्या फीडबैक है, इसकी कमेंट क्या है। इससे क्या करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो खरीदने वाले लोग जो है, बायर्स जो है, वो सभी चीज़ों को ध्यान से पहले पढ़ते हैं कि इसका फीडबैक कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है, कितने लोगों ने परचेस करा है। इससे क्या होगा, उसका ट्रस्ट बन जाता है।
तो ये सारे के सारे किस मोड में हम बात करेंगे बेटा, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो ये सारे के सारे क्या है, किसके आने के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हुई, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद ये चीजें। आजकल कस्टमर क्या करते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं। ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया, ये कंपनीज नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट डायरेक्टली। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर को हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीड निकाल करके हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं। तो यहां से चीजें इजी हो गया है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। बेटा जी, ई बिजनेस का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ई बिजनेस क्या होता है, तो ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर सारे के सारे ऑफलाइन की हम बात करते ही नहीं है, सारे के सारे यहां पर ऑनलाइन मोड में हम बिजनेस जब करते हैं, ऑनलाइन मोड में जब गुड्स को सेल एंड परचेस करते हैं, जहां पर बाई एंड सेल करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ई बिजनेस बोलते हैं। तो ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस टू कस्टमर्स सपोर्ट यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये किसके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया बेटा, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये चीजें पॉसिबल हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ई बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन मोड में बिजनेस को, यहां एक्टिविटी को करना होता है। यहां पर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टू द कस्टमर सपोर्ट यूजिंग, कस्टमर को सपोर्ट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होगी। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं बेटा, कंपनी विद द ऑनलाइन स्टोर्स, अ कंपनी विद एन ऑनलाइन स्टोर्स, अ कस्टमर सर्विस, चैट एंड इंटरनल टीम मैनेजमेंट टूल्स यूजिंग द ई बिजनेस एज अ कवर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डिजिटली। तो यहां पर क्या करते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, यहां पर अ कंपनी विथ ऑनलाइन स्टोर, तो यहां पर कस्टमर सर्विस के चैट देख रहे होते हैं। तो इसके तो इंटरनल टीम बैठे होते हैं जिसको क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और डिजिटल मोड में क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यूजिंग बिजनेस इट कवर्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस डिजिटली। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ई बिजनेस है। तो ई बिजनेस के अगर सिंपली वर्ड्स में अगर हम बात करें, ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो ई बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है बेटा जहां पर हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को करना होता है। तो यहां पर सारे के सारे एक्टिविटीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है, डिजिटल मोड में होती है, हम उसको बोलते हैं ई बिजनेस। चलिए हम आगे बात करते हैं। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या प्रकार है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए आप, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम कहते हैं बी टू बी। यहां पर बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे बिजनेस टू कस्टमर, जहां पर बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद बेटा बात करें इंट्रा बी कॉमर्स। क्या होता है इंट्रा बी कॉमर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सारे के सारे टाइप्स है। ये किसका टाइप्स है बेटा, ये ई बिजनेस का टाइप्स है, प्रकार है। आइए तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके। यहां पर अगर बात करें तो इंट्रा बी कॉमर्स। चलिए बेटा, उसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होता है, जहां पर बिजनेस टू बिजनेस, यहां पर हम बात कर रहे हैं डील्स बिटवीन बिजनेस लाइक अ मैन्युफैक्चरर सप्लाई प्रोडक्ट टू अ रिटेलर। यहां पर क्या होता है बेटा, एक बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, एक कस्टमर को नहीं सप्लाई कर रही है, ये डायरेक्टली किसको सप्लाई कर रहा है, रिटेलर को। रिटेलर के पास से कौन लेकर के जाता है गुड्स को, वहां से लेकर के जाते हैं कस्टमर्स। तो यहां पर बिजनेस टू बिजनेस की नाम क्या है, बिजनेस बी टू बी मींस बिजनेस से बिजनेस। बिजनेस वाले क्या करते हैं, बिजनेस वालों को ही डिलीवरी करते हैं गुड्स की, उनसे ही कांटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें कि अगर मान लीजिए हल्दीराम की, अगर मान लीजिए मैं फ्रेंचाइजी लेता हूं, अगर मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर आप मान लो आपसे मैं माल परचेज कर रहा हूं, अगर आप मान लो हर कस्टमर को, हर दुकानदार को अगर आप माल दोगे, तो फिर मेरा माल कौन परचेज करेगा। तो हम उनको रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं कि इतने किलोमीटर के एरिया में आप किसी और को नहीं दे सकते हो। मैं डिस्ट्रीब्यूटर ले चुका हूं, जहां पे क्या होगा, हमारे पास से जो रिटेलर्स लोग जो है, आसपास के जो भी रिटेलर्स है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रेंज का, वो सभी लोग हमसे लेकर के जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने हमसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हमें भी आपने दे दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आपका ले लिया, बट आप और भी रिटेलर्स को दे रहे हो। आप किसको दे रहे हो, कस्टमर्स को दे रहे हो। आप किसको दे रहे हो, जो छोटा मोटा दुकानदार है उनको भी दे रहे हो। तो हमारा माल कौन लेगा,
तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये बेटा किसका एग्जांपल है, बिजनेस टू बिजनेस। आई बात समझ में? तो यहां पर हम बिजनेस लाइक्स बिजनेस, मैन्युफैक्चरर कंपनी किसको गुड्स प्रोडक्ट्स किसको डिलीवर करेंगे, रिटेलर्स को। होलसेलर सेलिंग रॉ मटेरियल्स, यहां पर एक होलसेलर सेलिंग और रॉ मटेरियल टू क्लोथिंग ब्रांड फॉर अ प्रोडक्शन। यहां पर एक होलसेलर जो है सेलिंग करता है रॉ मटेरियल, किस चीज के लिए, ताकि हम क्लोथ बना सके, किसका, ब्रांड फॉर अ प्रोडक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस टू बिजनेस। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा B2C। यहां पर B2C बिजनेस टू कस्टमर्स, यहां पर सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। बेटा जी यहां पर क्या करते हैं, हम सामान किसको बेचते हैं, अल्टीमेट कस्टमर को। अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो हम अल्टीमेट किसको, बिजनेसमैन किसको बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। लाइक ऑनलाइन रिटेल स्टोर, जहां पर हम ऑनलाइन रिटेल स्टोर की बात करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर ऑर्डरिंग लैपटॉप फ्रॉम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपने क्या करा, ऑर्डर करा, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर्स। तो यहां पर बिजनेस टू कस्टमर, तो सेलिंग का ऑब्जेक्टिव किसको होता है, डायरेक्टली कस्टमर को। यहां पर बिजनेसमैन को हम नहीं देते हैं, डायरेक्टली अप्रोच किसको कर रहे हैं, कस्टमर को। प्रीवियस एग्जांपल में अगर बात करूं तो हमें वो नहीं दे रहा है माल, हल्दीराम वाले हमें नहीं दे रहा है, वो कस्टमर को दे रहा है। तो डायरेक्टली वो कस्टमर को दे रहा है, अल्टीमेट कस्टमर, जिसको हम भी अप्रोच करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा जी हम बात करते हैं C2C। C2C का मतलब क्या होता है बेटा, कस्टमर टू कस्टमर यहां पर होता है। तो यहां पर कंज्यूमर सेलिंग टू रिच अदर प्लेटफॉर्म्स, यहां पर कंज्यूमर सेलिंग टू ईच अदर ऑन प्लेटफॉर्म। यहां पर कस्टमर क्या करते हैं, सेल करते हैं ईच अदर। यहां पर जैसे सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स ऑन OLX और eBay। तो यहां पर क्या करते हैं, आप सामान को बेचते हैं किसको, OLX। जैसे मान लीजिए आप सेकंड हैंड सामान को आपने OLX पे लगा दिए, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आपने किसी कस्टमर को बेचा, वो कस्टमर किसी और को बेचेंगे। तो इस तरह से यहां पर कस्टमर टू कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर। तो यहां पर जब सेलिंग करेंगे आप सेकेंड हैंड गुड्स को OLX पे, तो वहां से भी तो आगे किसी को बेचेंगे ना, रखेंगे तो नहीं, रखने के लिए तो नहीं लिया, तो वो भी किसी और कस्टमर को बेचेंगे। एक कस्टमर ने परचेज करा कम रेट में और उसमें प्रॉफिट चार्ज करके किसी और को बेचा, दिस इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंट्रा बी कॉमर्स, ट्रांजेक्शंस विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहां पर ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट नहीं, विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ सिंगल कंपनी। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे बेटा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। इन डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करें, एक सिंगल कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम जब गुड्स को सेल कर रहे हैं, जो यहां पर जो हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एन HR डिपार्टमेंट यूजिंग एन इंटरनल पोर्टल टू मैसेज एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स। तो यहां पर अगर HR डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल पोर्टल के माध्यम से क्या कर रहा है, मैनेज कर रहे हैं किसको, अपने एम्प्लॉइज को। दिस इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। तो एक बात अगर हम बात करें HR की, अगर बात करें तो एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वहां पर सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, तो हर तरह के डिपार्टमेंट होगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट बहुत सारे अलग अलग हैं। तो यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट, यहां पर ट्रांजेक्शन विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक सिंगल कंपनी के अंदर। एक कंपनी में HR भी होते हैं, फाइनेंस भी होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग भी होते हैं, सभी चीजें होती हैं। तो इस सारे के सारे बेटा किसका एग्जांपल्स, इंट्रा बी कॉमर्स। आई होप, मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई बिजनेस और ई कॉमर्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए तो मेरे साथ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो इंक्लूड्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑनलाइन। मैंने अभी अभी बेटा जी आपको बताया है कि ई बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर सारी चीजें क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है, ऑनलाइन मोड में हम चीजों को करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये ऐसा एक्टिविटीज है
जो ऑनलाइन मोड में डील करती है, दिस इज कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं बेटा ई बिजनेस। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, फोकस मेनली बाइंग एंड सेलिंग, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बाई करना, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ऑनलाइन, बट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर मेजर डिफरेंस की अगर बात करें ई बिजनेस और ई कॉमर्स के अंदर, तो ई बिजनेस के अंदर क्या होता है, जितने भी एक्टिविटीज होता है बेटा ऑनलाइन मोड में तो होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, सिर्फ बाई करना, बेचना और खरीदना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जबकि ई कॉमर्स की अगर बात करें तो मेनली फोकस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन मोड में। तो ये दोनों के बीच में सिमिलर डिफरेंस है। एग्जांपल को देखते हैं, अ कंपनीज वेबसाइट दैट सेल्स द प्रोडक्ट ऑनलाइन इज अ ई कॉमर्स। समझिए बेटा, एक कंपनी अपने वेबसाइट के थ्रू क्या कर रही है, सेल कर रही है किसी भी प्रोडक्ट को। एक कंपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रही है अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मोड में, हम इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। बट इट इज इफ इट इज ऑल्सो हैज अ एम्प्लॉइज पोर्टल, बट इसके क्या कह रहे हैं, इट इफ इट ऑल्सो हैज एम्प्लॉइज पोर्टल दैट इज एन ई बिजनेस। बट यहां पर इसका क्या है, एक एम्प्लॉइज का पोर्टल है, हम उसको कहेंगे बेटा ई बिजनेस। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है, जबकि यहां पर इसका होता है, ये दोनों के बीच में। तो एक कंपनी अगर अपने वेबसाइट के थ्रू अगर सेल कर रही है कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मोड में, ये कहलाता है ई कॉमर्स। बट एक कंपनी क्या करे, इट ऑल्सो हैज एन एम्प्लॉइज, बट एक कंपनी की क्या है, अब एम्प्लॉइज पोर्टल के थ्रू अगर कोई भी चीज को हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे हम ई बिजनेस। आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स। बेटा जी, क्या अपॉर्चुनिटीज है ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स का क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से इजी टू फॉर्म, इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। यहां पर स्पीड होती है, यहां कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर ग्लोबल रीच की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम ग्लोबल फॉर्म पे वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट सेविंग होती है। उसके बाद हम डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है, यहाँ पर चीज़ें फास्ट होती हैं, कस्टमर को सर्विस भी अच्छी मिलती है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी सही होता है। कोई अगर प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो वो अपने जो कंप्लेन है उसको रेज भी कर सकते हैं और वहां से उनको रिजल्व भी हो जाएगा। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स का। सबसे पहले इजी टू फॉर्म, आप इजीली इनको फॉर्म कर सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, स्पीड की बात करूं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कन्वीनियंस बहुत कम है इसकी। उसके बाद अगर बात करें तो ग्लोबल रिच, ग्लोबली फॉर्म में ये पहुंच चुका है, कॉस्ट की सेविंग करती है। और उसके बाद डिजिटलाइजेशन, तो यहाँ पर ई कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटलाइजेशन भी इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करा, ई कॉमर्स का क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करा इजी टू फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इजी टू फॉर्म, क्या समझते हो? तो लोअर इन्वेस्टमेंट, बेटा जी यहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है। इज रिक्वायर्ड मेकिंग इट ए सिंपल एंड टू स्टार्ट, ये बहुत ज्यादा सिंपली वर्ड तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने काम को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो थ्रू ऑनलाइन। एन ऑनलाइन स्टोर रिक्वायर्स लेस स्टार्टअप्स कैपिटल कंपेयर टू फिजिकल स्टोर। सीधी सी बात है, अगर आप ऑनलाइन मोड में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और ऑफलाइन मोड में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में जो बिजनेस करेंगे उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट यहां पर लगता है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और लोगों तक इजीली आप पहुंच सकते हैं, कस्टमर तक आप जल्दी पहुंच सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कन्वीनियंस की हम लोग बात करते हैं, क्या मतलब होता है कन्वीनियंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है बेटा जी, तो ये एक्सेसिबल एनी टाइम 24/7। बेटा जी यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, जब आप सो भी रहे होते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर सर्विसेज जो होती है बेटा 24/7 होती है, जिससे कस्टमर जिस भी टाइम चाहे कि मुझे सर्विस चाहिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो कर सकता है और वहाँ से इजीली वो एक्सेसिबल होता है। तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जिस टाइम वो ऑर्डर कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके पास पहुँच जाएगा। कस्टमर कैन ऑर्डर आइटम एट मिडनाइट विदाउट एनी स्टोर क्लोजिंग टाइम। भाई साहब, अगर मान लीजिए आप शॉप खोल के बैठे हैं, फिजिकल फॉर्म में अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो 12 बजे तो खोल के नहीं रखेंगे, 1 बजे किसी को कुछ चाहिए तो सोचना पड़ेगा। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कहेंगे, जैसे ही ऑर्डर करेंगे उनके पास आधा घंटा या 10 मिनट में सामान तेजी से आ जाएगा।
तो यहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर की नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो इससे और रिलेशन और स्ट्रांग होगा। तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा ईजी होता है, 24/7 एक्टिव होते हैं, तो कस्टमर ऑर्डर करेंगे, उनके पास चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आपको ये कन्वीनियंस वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। उसके बाद स्पीड की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, ट्रांजेक्शन्स एंड डिलीवर्स। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स एंड डिलीवर्स आर फास्टर। बेटा जी जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, विद इन 30 मिनट्स, जैसे ऑर्डर एंड गेटिंग फूड डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स। ट्रैफिक हो तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप डिलीवरी कर, जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं, आपके पास 15 या 20 मिनट के पास 20 मिनट के बाद आपके पास सामान आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, चीजें स्पीड हो चुका है, एक्यूरेसी हो चुका है, लोगों की नीड के बहुत जल्दी तेजी से हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए पहले क्या हुआ करती थी, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चलता था। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है, एक टीचर सामने होते हैं और बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट टीचर ने समझाया, वो कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए वापस से आपको अगर फिर से अगर उसको वही कॉन्सेप्ट को समझना है, या मान लीजिए सपोज आप भाई, माइंड किसी का थोड़ी ना है कि मतलब एक बार आपने चीज़ें याद कर लिया तो हमेशा के लिए रहेगा, आपने कोई चीज़ भूल गए, फिर से आपको रिपीट करना है, सुनना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे जब चाहे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने बार आप चाहे तो उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा फायदा है, ये डिसएडवांटेजेस पॉइंट है बेटा। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड होती हैं, जब चाहे आपको, आप जैसे ऑर्डर करेंगे उसके 30 मिनट के अंदर आपके पास खाना पहुँच जाएगा, जो भी चीज़ चाहिए आपको विद इन 30 मिनट्स या 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये किसका कंट्रीब्यूशन है बेटा, ई कॉमर्स का। आई होप आपको ये पॉइंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, तेजी से ये ग्रो कर रही हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद ग्लोबल रीच, एक्सेसिबल टू इंटरनेशनल कस्टमर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल कस्टमर को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, अ स्मॉल बिजनेस इंडिया कैन सेल टू कस्टमर इन यूएसए। यहाँ पर बात समझिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस भी इंडिया के अंदर अगर है तो सेल कर सकता है कस्टमर, चाहे यूएसए का क्यों ना हो, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप सामान को बेच सकते हैं। तो बेटा जी ये अपॉर्चुनिटीज ही तो है। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज किसके वजह से है, तो ये किसके वजह से, ई कॉमर्स की वजह से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने की वजह से, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्ट हो चुकी हैं। समझ गए बात को, आजकल तो इंडिया भी एक डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो यहाँ पर चीज़ें डिजिटल मोड में, सरकार भी चाहते हैं कि ये चीज़ें डिजिटल मोड में हो, जिससे कि क्या होगा, चीज़ें फास्ट और तेजी तरीके से ग्लोबल मोड में बिजनेस कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबलाइज तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। हम इंडिया में रह करके और भी कंट्री के साथ हम बिजनेस व्यापार को हम कर सकते हैं, तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, ग्लोबल रिच है। तो ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉस्ट सेविंग, फ्यूअर फिजिकल स्टोर्स, लोअर कॉस्ट। जब आप एक दुकान खोलते हैं बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि दुकान, आपका सामान बिके या ना बिके, चाहे आपका सेल हो या ना हो, लेकिन आपने एक रूम ले लिया, रूम लेने के बाद उसका रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट का चार्ज तो आपका सेल हो या ना हो, अगर 4 महीना सेल नहीं भी हुआ ढंग से, या मार्केट में आपका काम नहीं भी चला, फिर भी आपका रेंट तो जा रहा है। तो एक फिक्स अमाउंट तो आपका एंगेज हो चुका है ना। मान लीजिए 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, चाहे काम चले या ना चले, सामान बिके या ना बिके, आपका वो फिक्स रेंट देना ही पड़ेगा। बेटा जी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर कोई आपको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर डिजिटल स्टोर सेव्स रेंट एंड यूटिलिटीज। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट की बचत होती है। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए हम ऑफलाइन अगर कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हमें एक स्पेस लेना पड़ेगा, एक कोचिंग सेंटर खोलना पड़ेगा, हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होगा, और वहाँ पर ऑफलाइन अगर हम पढ़ाते तो हमारी ग्रोथ की चांसेस जो है वहाँ पर लिमिटेशंस होती है। हम एक एरिया में ही पढ़ा रहे हैं, हम 10 स्टूडेंट को अप्रोच कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में बैठ करके पढ़ा करके हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं के बच्चे भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये किसका कमाल है। तो ये सारा का सारा क्या है बेटा, ई कॉमर्स का ही तो है। यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही कंट्रीब्यूशन तो है, जो आज आप यहाँ पर बैठ करके हम पढ़ा रहे हैं और आप कहीं भी
ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी बैठकर किसी भी कोने में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये किसका कमाल है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही कंट्रीब्यूशन है बेटा। तो इससे क्या होगा? टैक्स कॉस्ट की बचत होती है। बताइए यहां तक के पॉइंट्स में कोई दिक्कत? आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा जी यहां पर, तो एक होता है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए यहां पर ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, हम लोग इनके मेजर डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बेटा यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ई बिजनेस का मतलब क्या होता है। इसमें बात करेंगे रियलाइज ऑन द इंटरनेट। यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? इंटरनेट की रियलाइज एंड फास्टर एंड हैज ग्लोबल रीच। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम कस्टमर को सर्विस तेजी से दे सकते हैं, फास्ट तरीके से हम दे सकते हैं, जल्दी सर्विस दे सकते हैं। तो यहां पर और उसके बाद क्या होगा? फास्ट होगा। जैसे क्या होगा? ग्लोबल रीच, हम ग्लोबल मोड तक हम पहुंच सकते हैं, हम ग्लोबली अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड, स्लोअर, लिमिटेड रीच। एग्जाम्पल, अ बेकरी डेट सेल्स लोकली एज अ ट्रेडिशनल बट ऑनलाइन बेकरी शिप एनीवेयर। कहने का मतलब, चलिए मैं इसको एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक है ई बिजनेस और एक है ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें तो पहले जो परंपरा हुआ करती थी, पहले जमाने में जो बिजनेस हुआ करती थी, तो वहां पर क्या होता था, एक बेकरी चलाने के लिए हमें फिजिकली होना पड़ेगा। अगर हम नहीं है तो हमारा बेकरी नहीं चलेगा। लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीजें बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद चीजें, मान लीजिए अगर हमने एक बेकरी खोल करके अगर बैठा किसी कॉलोनी के अंदर, तो वहां पर कॉलोनी में रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं, हम उन्हीं को अप्रोच कर पाएंगे। बट अगर मैं चाहता हूं कि अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में मैं ग्लोबलाइजेशन मोड तक पहुंचना चाहता हूं, तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी एक लिमिटेशंस होगी, हम बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट यही बात करें बेटा ई बिजनेस की हम बात करते हैं, जहां पर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो यहां पे हम तेजी से बढ़ भी सकते हैं और हम अपने कस्टमर को कहीं के कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मोड। तो यहां पर बेटा ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आजकल काम, मान लीजिए पहले क्या हुआ करती थी, आपको पढ़ाई करने के लिए कोचिंग पे जाना पड़ता था, किसी टीचर के सामने रह करके आपको पढ़ाई करना पड़ता था। आजकल सारा चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, आप कहीं भी बैठ करके हमें देख सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, और आपको जैसा लगता है आप जिस तरह से आप पढ़ाई करना चाहे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया, बट आपको वो चीजें समझ में नहीं आया, दोबारा से आप देख सकते हैं, 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार आपके पास ये ऑप्शंस होती है। तो वहां से क्या हो, कॉन्सेप्ट और आपकी बिल्ड होगी, क्योंकि लाइफ में एक मेंटर जो होगा वो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, और एक मेंटर होना, एक गाइडेंस अच्छा होना जरूरी होता है। तो यहां पर बेटा अगर बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो होता था, वहां पर तेजी से आप ग्रो नहीं कर पाते थे। 5 लोग कॉलोनी में रहने वाले लोग ही आपको जान रहे हैं, दूर तक आप पहुंच नहीं पा रहे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर ये लिमिटेशंस थी बेटा। बट आज का बिजनेस क्या होगा, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत ज्यादा तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। वहां पर आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, जो भी कस्टमर का व्यूज है, उससे आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे जो परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, जो खरीदने आते हैं, वो लोग सबसे पहले वहां पर चेक करते हैं कि आपका कस्टमर का रिव्यूज क्या है, आपके प्रोडक्ट कितने लोगों ने परचेज करा है, क्या है इसकी ड्रॉबैक, क्या है, कैसे क्या है, ताकि जो ऑनलाइन खरीदने वाले व्यक्ति हैं, आपसे पूछने नहीं जा रहे हैं, वहां पर चीजें देख करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो उनको वहां पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ये किसका कमाल है बेटा? ई बिजनेस का कमाल है। आई होप आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताइए यस और नो। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटसोर्सिंग कनेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर बीपीओ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आउटसोर्सिंग मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। यहां पर बेटा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। तो यहां पर आउटसोर्सिंग मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें, यहां पर अ कंपनी हायरिंग सेपरेट फॉर्म पर कस्टमर सर्विस। एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, यहां पर हायरिंग कर रही है सेपरेट फॉर्म पर कस्टमर सर्विस। तो यहां पर आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट आउट सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं। तो बिना यहां पर थर्ड पार्टी का काम नहीं होगा। तो यहां पर कंपनी हायरिंग अ सेपरेट फॉर्म और
फॉर कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कस्टमर की सर्विस के लिए क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को यहाँ पर प्रोवाइडर को हम रखते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा आगे इसके बारे में हम फीचर्स को समझते हैं जिससे कि बेहतर तरीके से हम समझ पाए। सबसे पहले फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बीपीओ का तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज क्या होता है, उसके बाद कैपेटिव यूनिट फॉर थर्ड पार्टी क्या होता है, और उसके बाद थर्ड पार्टी टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आइए बच्चे सबसे पहले बेटा जी हम बात करें, हम किसकी फीचर्स की बात कर रहे हैं, बीपीओ। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। चलिए हायरिंग अनदर कंपनी टू हैंडल ए स्पेसिफिक टास्क, यहां पर बेटा जी हायरिंग करती है कौन, अनदर कंपनी, हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। एग्जांपल के रूप में बात करें, अ बिजनेस हायर्स पेरोल कंपनी फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉइज सैलरीज। कहने का मतलब यहां पर क्या होता है, पेरोल की अगर बात करें बेटा तो यहां पर एक एम्प्लॉइज जो होता है कंपनी के पेरोल पे होती है, उनकी मंथली सैलरी फिक्स होती है। इस तरह से अगर हम बात करें कंपनी, दो तरह से आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, एक तो होता है कि आप कमीशन बेस कर सकते हैं, एक होता है क्या सैलरी की बेस पे होती है। तो यहाँ पर पेरोल की बात करते हैं तो यहाँ पर हायरिंग अनदर कंपनी टू हैंडल स्पेसिफिक, भाई हायरिंग तो कोई और कंपनी कर रही है लेकिन हैंडल कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस हायर्स पेरोल कंपनी फॉर मैनेजिंग, कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है अपनी एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज सैलरीज, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। चलिए उसके बाद नॉन कोर टास्क की बात करें तो आउटसोर्सिंग टास्क डेट आर नॉट सेंट्रल लाइक फाइनेंस और कस्टमर सपोर्ट्स। तो यहां पर ना फाइनेंस की सपोर्ट होती है ना तो यहां पर कस्टमर की सपोर्ट होती है। आउटसोर्सिंग कस्टमर हेल्प सर्विस, यहां पर ये कस्टमर की हेल्पलाइन सर्विस होता है बेटा। जहां पर हम बात करते हैं नॉन कोर टास्क, एक ऐसा टास्क आउटसोर्सिंग टास्क दैट आर नॉट सेंट्रल लाइक फाइनेंस और कस्टमर सपोर्ट। तो यहां पर क्या होता है, आउटसोर्सिंग कस्टमर हेल्पलाइन सर्विस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग कस्टमर हेल्पलाइन सर्विसेज, हम इसको बोलते हैं नॉन कोर टास्क। चलिए उसके बाद कैपेटिव और थर्ड पार्टी क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम बात करते हैं। कैन बी हैंडल्ड इंटरनली और बाय एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, यहां पर इसको हैंडल करने का काम तो इंटरनली किया जाता है, बट अगर बात करें तो यहां पर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के थ्रू। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर बात करें, लार्ज कंपनी विथ एन इन हाउस टीम, यहां पर एक लार्ज कंपनी विद अ हाउस टीम और यूजिंग थर्ड पार्टी सपोर्ट। तो यहां पर किसकी सपोर्ट चाहिए होता है बेटा, यहां पर एक हाउस टीम की सपोर्ट तो चाहिए लेकिन साथ में क्या करना हो, थर्ड पार्टी की सपोर्ट चाहिए होता है। हम यहां पर थर्ड पार्टी की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे यहां पर क्या करते हैं, कंपनी हैंडल तो करते हैं इंटरनली, बट यहां पर कौन व्यक्ति होता, प्रोवाइडर, एक्सटर्नल प्रोवाइडर, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के प्रकार क्या होते थे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल्स प्रोवाइड्स बोर्ड सर्विस, वर्टिकल फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सर्विस। जब हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं बेटा तो ये ब्रॉड सर्विस की हम बातें करते हैं, वर्टिकल की बात करें तो स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर फोकस करती है। उसके बाद एग्जांपल के रूप में बात करें, अकाउंटिंग सर्विस आर हॉरिजॉन्टल, यहां पर अकाउंटिंग की सर्विस जो है बेटा वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कहलाती है। बट हेल्थ केयर स्पेसिफिक सर्विस ये क्या है बेटा, वर्टिकल, क्योंकि हेल्थ सर्विस के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर को ही स्पेसिफिकली डील किया जाता है, दिस इज कॉल्ड, हम इसको वर्टिकल बोलते हैं। या दोनों के बीच में समझ में आ गया। तो जहां पर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं ये ब्रॉड सर्विस को डील करती हैं, जबकि यहां पर वर्टिकल फोकस क्या करती है, स्पेसिफिक सर्विसेज को डील करती हैं। जैसे अकाउंटिंग सर्विस और हॉरिजॉन्टल अकाउंटिंग का जो सर्विस होता है बेटा वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है, जबकि हेल्थ केयर की स्पेसिफिक सर्विसेज जो होता है वर्टिकल कहलाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, क्या है बीपीओ का एडवांटेजेस क्या है बेटा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फोकसिंग ऑफ अटेंशन को फोकस कराना चाहते हैं, अलाउज फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज, आपको ये परमिशन देता है कि आप कोर एक्टिविटीज पे अटेंशन रहे, फोकस रहे। रिडक्शन इन कॉस्ट को कम करने का काम करते हैं। लोअर एक्सपेंस बाय द आउटसोर्सिंग, तो यहां पर आपका क्या होता है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा लोअर हो जाती है। पुश फॉर एक्सीलेंस की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज एंड एक्सपर्टाइज, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटीज को एक्सेस कर सकते हैं और सर्विस एंड एक्सपर्टाइज। उसके बाद हम अगर बात करें बेटा तो ग्रोथ थ्रू अलायंस, तो यहां पर बिल्ड्स पार्टनरशिप एंड
कोलाबोरेशन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं, कोलाबोरेशन की फॉर्म में बिजनेस क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अलायंस की बात करें उसके साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इससे, कंट्रीब्यूट टू ब्रोडर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर इकोनॉमी की अगर हम बात करें ग्रोथ में भी इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चे। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हायरिंग अदर फॉर्म फॉर प्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है। कॉन्ट्रैक्ट सेल्स की बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्स के जो प्रोसेस है उसको कैसे हम बीट करें, एक्सटर्नल फॉर्म्स हैंडल्ड सेल्स प्रोसेस। उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो डाटा रिलेटेड सर्विस मैनेज बाय द एक्सटर्नल एक्सपर्ट, तो यहाँ पर जो डाटा होती है सर्विस से रिलेटेड होता है उसको मैनेज करती है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉलेज केपीओ का। अगर हम बात करें क्या मतलब होता है बेटा जी, केपीओ बीपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की हम बात करते हैं। केपीओ इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग टास्क दैट नीड एडवांस इन नॉलेज। बेटा जी यहाँ पर एडवांस नॉलेज होना पड़ेगा, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एडवांस नॉलेज भी होना पड़ेगा और एक्सपर्टाइज भी होना जरूरी है। किस कंडीशन में, जब हम केपीओ की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एनालाइज मार्केट ट्रेंड, अगर आपको मार्केट की सिचुएशन को ट्रेंड को एनालाइज करना है तो बिजनेस और प्रिपेयरिंग फॉर लीगल डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे के सारे क्या बेटा केपीओ है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ केपीओ, केपीओ का क्या फीचर्स होता है अभी हम लोगों ने देखा है। तो डिफरेंस फ्रॉम बीपीओ, ये डिफरेंस किससे होता है, बीपीओ से होता है। केपीओ रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपर्टीज की जरूरत होती है एंड एक्सपर्टाइज अनलाइक बीपीओ। वैल्यू क्रिएशन की अगर बात करें केपीयू एम्स टू क्रिएट हाई वैल्यू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाई वैल्यू प्रोवाइड कर सके, यहाँ पर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थ्रू एक्सपर्टाइज की जो नॉलेज होती है उसको हम क्या करें, वैल्यू एडिशन कर सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वैल्यू एडिशन करना, क्रिएशन करना। एडवांस स्किल्स नीडेड, यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस स्किल्स की जरूरत होती है, यहाँ पर नॉलेज की जरूरत होती है। इन्वॉल्व एनालिटिकल स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट होती है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, कॉस्ट सेविंग, तो यहाँ पर कार्यक्षमता बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो एक्सपर्टाइज है पार्टिकुलर फील्ड में, उनकी अच्छी नॉलेज है। तो इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, जिससे क्या होगा, ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, एक्सपर्टाइज होती है, जिससे क्या होता है कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें ये लोग जानकारी देते हैं। चलिए बेटा जी अगर हम बात करें कॉमन सर्विस ऑफ केपीयू, यहां पर देखिए कुछ कॉमन सर्विसेज है ऑफ केपीयू, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिसर्च सर्विस क्या होता है बेटा, उसके बाद लीगल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद पेटेंट सर्विस क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहां पर बिजनेस की बात करते हैं, जहां पर मार्केट के रिसर्च की बात करते हैं, ईटीसी की बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो लीगल सपोर्ट किया जाता है क्योंकि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ, लीगल प्रोसेस में लीगल सपोर्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। पेटेंट सर्विस की बात अगर करें, पेटेंट फाइलिंग द मैनेजमेंट, पेटेंट को कौन, फाइल को कौन मैनेज करता है, तो मैनेजमेंट यहां पर करता है। डाटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस इनसाइट, तो यहाँ पर बिजनेस की इनसाइट की रियलिटी को, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको निकालने का काम यहाँ पर कौन करता है, तो बेटा यहाँ पर रिसर्च सर्विसेज। एडिटोरियल प्रोसेस की बात करते हैं, कंटेंट एडिटिंग एंड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन की बात करें, एसेट्स एंड बिजनेस वैल्यूएशन, कैसे बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कैसे रीअसेसमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में इसमें पेटेंट सर्विसेज में हम बात करते हैं। तो ये सारा के सारा क्या पॉइंट्स था बेटा, कॉमन सर्विसेज ऑफ केपीयू। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा जी उसके बाद अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक बार 1 मिनट के अंदर उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये बेटा तो एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोगों ने सीखा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो मोड्स फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर बेटा जी अगर हम बात करें इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोगों ने फोकस किन चीजों पर करा कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी, कैसे हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे एक नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से तरीके से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम बात करेंगे ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज एनकम्प्रेसिंग ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग
अक्रॉस बी टू सी, C2C और ये सारे के बारे में हम लोगों ने, B2C क्या होता है, इंट्रा बी कॉमर्स मॉडल्स क्या होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स क्या होता है, ई बिजनेस कवर्स ऑल डिजिटल बिजनेस एक्टिविटीज वाइल ई कॉमर्स इज अ लिमिटेड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स की बात करें बेटा तो यहाँ पर 24/7 आप ये क्या कर सकते हैं, सर्विस देते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर लो कॉस्ट में आप इसको स्टार्टअप्स कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए यही अगर बिजनेस को अगर ऑफलाइन मोड में करना चाहते तो आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको एक फिक्स अमाउंट का रेंट वहाँ पर कॉस्ट आपको जुड़ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता, ग्लोबल फॉर्म में आप पहुँच सकते हैं, अब तेजी से कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। बीपीओ की बात करें बेटा तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की हम बात करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। बीपीओ इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस टू थर्ड पार्टी फॉर्म्स एंड फोकसिंग टास्क कस्टमर सपोर्ट, कैसे हम कस्टमर को सपोर्ट करें, कैसे फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए और कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। अब उसके बाद हम लोगों ने बात करा केपीयू क्या होता है, केपीयू इज अ नॉलेज इंटेंसिव आउटसोर्सिंग रिक्वायर्ड द स्पेशलाइज, यहाँ पर आउटसोर्सिंग अगर केपीओ की बात करें बेटा यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, यहाँ पर एक्सपर्टाइज की हम बात करते हैं। ये सारे के सारे आज की क्लास की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा, ये आपका चैप्टर नंबर 5 था बेटा, सभी को वन शॉट के अंदर हम लोगों ने कराया। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेटा जी आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से वॉच करेंगे, सही से देखेंगे, बाकी आपको कोई भी डाउट्स होता है, कमेंट्स होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी प्रॉब्लम होती है बताएं। आपको क्लास कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।